साउंड। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। बहुत से बच्चों का कमेंट आया हुआ था क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, जो अपन ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था, है ना, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, इस चैप्टर को अपन लोगों ने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में क्या था, ये चैप्टर थोड़ा सा क्या था, ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने डिटेल से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन कराएंगे आपका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग कराएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है अब आप लोग ही बताइए मेरे को, है ना। जितना मेरा काम था मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है। और अगर रही बात, आप हमेशा मेरे से पूछेंगे कौन सा बोर्ड, अपने बोर्ड में झांक करके देख लो, एनसीईआरटी चलती है ना, एनसीईआरटी चलती है ना। जब जब आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चले तब तब मेरे से ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। आराम से बायोमन भैया आपके लिए हमेशा वीडियोस लाते रहेंगे, उनको आप आराम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जाते रहेंगे भी, ठीक है। चले शुरू करें। तो पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन, जो बच्चे नए हैं अभी तक इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके सभी लोग वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में जो है लास्ट में मिलेगी, ठीक है, नहीं तो आप आराम से जा सकते हैं। डन, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यार तुम लोग क्लास 12th में पहुंच गए हो, ठीक है, 12th में है और सच में ये चैप्टर कठिन है, ठीक है, 12th में है और सच में ये जो आपके 12th के जितने भी चैप्टर है ना वो कठिन है, ठीक है। तो इन चैप्टर को मजाक मजाक में मत पढ़ना, एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को डिटेल में यानी कि अच्छे से पढ़ते हुए चलना, ठीक है। और मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाते हुए भी चलता हूं, ठीक है। चलें आगे, चलो भैया देखते हैं आज अपना, चलिए कक्षा 12 जीव विज्ञान अपना है, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यहां पर हमको मिल जाता है हमारा पहला प्यारा सा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का नाम है दोहरा निषेचन यानी कि डुअल फर्टिलाइजेशन किस। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दोहरा निषेचन किसे। जब अपन लोगों ने वहां पर डिटेल से देखा था तो हमने देखा था कि ऊपर से दो नर युग्मक आते हैं, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और दो नर युग्मक आपके बीच वाली, ठीक है, जो मतलब बीच में रहती हैं, क्या बोलते हैं उनको, न्यूक्लियर सेल है ना, ध्रुवी केंद्रक है ना, ध्रुवी केंद्रक से मिलता है। तो एक निषेचन तो अंड कोशिका के साथ हुआ और एक निषेचन उन ध्रुवी कोशिका के साथ हुआ, ठीक है। ये दोहरा निषेचन का मतलब आपने समझा ना, बताओ दोहरा निषेचन का आपने मतलब समझा क्या? ये वाला देखो, ये वाला जब हमने देखा तो यहां पर अपना बीजांड है, क्या है, यहां पर अपना बीजांड है और इसी बीजांड में कोशिकाएं हैं। नीचे आपकी यहां पर एग सेल है और दो यहां पर आपको सिनर्जिड सेल, यहां पर पोलर सेल और यहां पर 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहां से जो पॉलन ट्यूब आती है, क्या आती है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, इस पॉलन ट्यूब में आपको दो नर युग्मक देखने को मिलते हैं, ठीक है, दो मेल गैमीट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक मेल गैमीट किससे फ्यूज होता है, इस एग सेल से, इस एग सेल से, एक मेल गैमीट एग सेल से और दूसरा मेल गैमीट आपकी इस पोलर सेल से फ्यूज होता है। डन, बताओ समझ गए? अब देखो ये है लिखा कैसे हुआ, लिखेंगे कैसे कि पराग नलिका से नर युग्मक मुक्त होने के पश्चात, जब पराग नलिका से नर युग्मक मुक्त हो जाता है यानी कि बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाता है तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है,
एक नर युग्मक किससे, अंड कोशिका से संलयित होता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए बताओ सत्य निषेचन क्या है, तो इसे सत्य निषेचन बोल दिया गया। ठीक है, सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन, ये द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। जो नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है वो क्या करता है, वो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। ध्यान से देखो, ये जो मेल गैमीट और यहां पर क्या थी, यहां पर ये फीमेल गैमीट थी। ठीक है, एग सेल, ये जो मिल करके बनेगा तो ये 2n जाइगोट का निर्माण करेगा। इसका निर्माण करेगा, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेगा। ठीक है, चलो यहां पर सत्य निषेचन क्या होता है, सत्य निषेचन में ध्यान से समझना, बिल्कुल ट्रिक लगा हुआ है। नर युग्मक प्लस अंड कोशिका बराबर युग्मनज, है ना, क्या है, नर युग्मक और अंड कोशिका जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बन जाता है। और ये युग्मनज कैसा होता है, 2n होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये युग्मनज आपका 2n होता है। इसके बाद पराग नलिका में उपस्थित, पराग नलिका में अभी एक ही युग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ है, अभी दूसरा युग्मक बाकी है। पराग नलिका में उपस्थित दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवी केंद्रकों से, ये जो मैंने बताया, ये वाला नर युग्मक इन दोनों ध्रुवी केंद्रक से संलयित होता है। ठीक है, इन दोनों ध्रुवी केंद्रक से संलयित होकर के मिल करके एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। देखो, इसके ये एक कोशिका है नर युग्मक की, इसके पास 2 सेल है, 2 कोशिका है। बताओ, जो आपकी ध्रुवी कोशिका है वो 2 है कि नहीं, 2 ध्रुवी कोशिका हो गई और एक नर युग्मक हो गया, तो 3 कोशिका हो गई कि नहीं, त्रिगुणित हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो यही चीज बताया है, किसका निर्माण करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा नर युग्मक किससे मिलकर के, ध्रुवी कोशिका से मिलकर के, ध्रुवी केंद्रक से मिलकर के। ठीक है, इधर देखो, इसका निर्माण करता है, इसे त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। अगर आपसे पूछा जाए बताओ ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप बता देना कि इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब अंड जो है अंड कोशिका से नर युग्मक मिलता है तो सत्य निषेचन, और अगर वही नर युग्मक आपकी ध्रुवी कोशिका से मिले वो तो वो हुआ आपका ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, त्रिसंलयन। तो त्रिक संलयन में क्या होता है, ध्यान से समझना, त्रिक संलयन बराबर नर युग्मक प्लस ध्रुवी कोशिका बराबर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, क्या हुआ, नर युग्मक प्लस ध्रुवी कोशिका बराबर प्राथमिक भ्रूण कोशिका। यहां पर सिर्फ 2 चीजें समझने वाली बात है। हमारे पास क्या है, नर युग्मक, ये पहला नर युग्मक है। पहला नर युग्मक मिला किस से, अंड कोशिका से मिला, और ये अंड कोशिका से मिल करके क्या बनाया, ये अंड कोशिका से मिल करके बना दिया युग्मनज। ठीक है, तो ये पहली बार निषेचन हुआ कि नहीं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, ध्यान से बताओ, अभी को आप लोग बताओ, हुआ ना, आपने बोला जी भैया हुआ, हुआ ना। दूसरा देखो, फिर एक नर युग्मक अपने पास है। ठीक है, क्योंकि पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, कहां पर, तो आपकी पॉलिन ट्यूब आती है, ये है आपकी पॉलिन ट्यूब, पराग नलिका। इस पॉलिन ट्यूब में क्या है, 2 नर युग्मक है। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिले युग्मनज बनाया, और ये युग्मनज होता है 2n यानी कि द्विगुणित होता है। ठीक है, डिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डन, क्लियर। अब यहां पर जो ये दूसरा वाला नर युग्मक है, ये नर युग्मक क्या करता है, ध्रुवी केंद्रक से मिलता है, इससे जाकर के ध्रुवी केंद्रक से जाकर के भेंट करता है ना, उससे मिलने के लिए जाता है, उससे प्यार करने के लिए जाता है, और ये क्या बना देता है, ये आपका बना देता है क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, क्या बना देता है, ये बना देता है प्राथमिक
भ्रूण पोष कोशिका, ठीक है, क्या बना देता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका ये बना देता है, ठीक है। यानी कि जो ये युग्मनज बना, जो ये टूयन बना, इसको पोषण प्रदान करने के लिए, इसको खाना देने के लिए ये आपकी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या बन गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आपकी बन गई। तो ये क्या है आपकी, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इंग्लिश से लिख लीजिएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। बताओ, सच में बहुत सिंपल है ये चैप्टर, इतना कठिन है ही नहीं जितना आप लोग बना दिए हैं, है ना। खैर आप लोग तो नहीं बनाए हैं, आप लोग को बताया गया है कि ये चैप्टर बहुत कठिन है ना, लेकिन सच में ये गलत बताया गया है ना, बिल्कुल एकदम से गलत बताया गया, ठीक है। ये चैप्टर इतना कठिन है ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो इस प्रकार भ्रूणपोष में 2 बार निषेचन होता है। देखिए यहां पर आपने देखा, क्या देखा यहां पर, ये देखो यहां पर ये वाला पहला निषेचन हुआ, क्या हुआ, हाँ देखो लिखा तो हूं मैं यहां पर आपका, यहां पर आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। और यहां पर जब पर जो है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी, तो यहां पर क्या हुआ, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। बताओ, तो यहां पर 2 बार निषेचन की क्रिया हो गई कि नहीं, 2 बार निषेचन की क्रिया हुई नहीं, यस या नो, आपने बोला हुई, तो यही है दोहरा निषेचन। दोहरा का मतलब होता है 2 बार, निषेचन का मतलब निषेचन, इसमें 2 बार निषेचन होता है, दैट्स कॉल्ड दोहरा निषेचन, डुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देख लो इतना सिंपल है ये, है ना। सिंपल तब होता है जब आप अच्छे तरीके से समझे हुए रहते हैं, ठीक है। जो चैप्टर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, डन। चलिए अब देखिएगा, दोहरा निषेचन यानी कि डुअल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर डिफिनीशन हम छोटी डिफिनीशन देखेंगे दोहरा निषेचन की, वो तो मैंने डिटेल से बता दिया, ठीक है। जैसे आपके नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जब भी आपका नीट में पूछता है तो यही पूछता है कि बताओ एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलकर के क्या बनाता है, ठीक है। बोर्ड तो खैर ठीक है, बोर्ड तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं आपसे पूछता है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए नीट के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और सच में कॉन्सियस है, सीरियस है ना, सच में आप पढ़ना चाहते हैं, और नो डाउट आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिलता रहेगा, क्योंकि जब जब बायो अमन आप लोग के साथ है ना, हमेशा से है ना, एक दिन से तो है नहीं, कई दिन से है, कई दिन से नहीं कई साल से है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, आगे चलें। अब देखो दोहरा निषेचन क्या होता है कि दोहरा निषेचन एक जटिल प्रक्रिया होती है, भाई जटिल तो है ही है क्योंकि 2 बार निषेचन हुआ, ठीक है। जहां 2 शुक्राणु कोशिकाओं में से, शुक्राणु कोशिकाएं समझ रहे हो ना, यानी कि नर युग्मक मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, और प्लांट में मेल गैमीट क्या होते हैं, वो होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, वो होते हैं आपके परागकण, क्या होते हैं, परागकण, ठीक है। परागकण क्या होते हैं, एक अंडे की कोशिका के साथ और दूसरी 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ जुड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप क्रमशः एक द्विगुणित 2n युग्मनज और एक ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक का निर्माण होता है, ठीक है। PEN का मतलब होता है यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, यही होता है दोहरा निषेचन, ठीक है, यही होता है डुअल फर्टिलाइजेशन। बताइए क्लियर है, क्लियर है सर, आपको भी क्लियर है, हाँ ठीक है, हमारे सर को भी क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से अब मेरे को बताइए, अब आप लोगों से यहां से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ अगर आपसे पूछ लिया, बता पाओगे ना, बता पाओगे ना। अगर नीट में MCQ पूछ लिया, नीट एग्जाम में अगर ये MCQ पूछ लिया, यही क्वेश्चन आ गया, तो बता पाओगे ना, बता पाओगे ना। अगर आपके बोर्ड में लिखने को आ गया तो लिख के आओगे ना, आओगे ना,
बिल्कुल आओगे यार, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से समझे जो हो। अभी एक और देखो, देखो यहाँ इमेज के माध्यम से देखो, ये है अपनी पॉलन ट्यूब। क्या है? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब में आपको दो नरयुग्मक यहां पर दिख रहे हैं, ये देखो दो नरयुग्मक दिख रहे हैं। ये दोनों नरयुग्मक जाते हैं, एक इस अंड कोशिका से फ्यूज करता है और दूसरे आपके ये पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, ये देखो रिलीज टू स्पर्म सेल। जब स्पर्म सेल रिलीज हुई तो एक अंड कोशिका के पास गई और दूसरी आपकी पोलर न्यूक्लियाई के पास गई। ठीक है, किसके पास? पोलर न्यूक्लियाई के पास। और एक एग सेल के पास गई। जो ऊपर सेल रहती है उनको बोलते हैं जो है एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। यहां पर आपने देखा कि पहला अंड कोशिका से मिला, एक बार निषेचन, दूसरा पोलर सेल से 2 बार निषेचन, है ना। हमें पता है कि जब अंड कोशिका से मिलता है तो युग्मनज बनाता है, जब पोलर कोशिका से मिलता है, पोलर सेल से न्यूक्लियाई से मिलता है, तो आपका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाता है। ठीक है, ये यहां पर हो गया डुअल फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट बनाया तो ये 2n है, बताया ना मैंने। जाइगोट कैसा होता है बच्चे? कैसा होता है बोलो? जाइगोट 2n होता है। लेकिन जो आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो 3n होती है। ये देखो 3 कोशिका, 2 लाल लाल, एक नीला नीला। ठीक है, 2 लाल लाल, एक नीला नीला। डन डन, देख रहे हो। और जिसने चैप्टर को पढ़ा, जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया था, ठीक है, पूरा चैप्टर, तो वहां पर तो सारा कुछ क्लियर था वहीं पर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दुख की बात यह है कि वो चैप्टर मैंने 4 महीने पहले पढ़ाया था। ठीक है, और तब से आप लोग क्वेश्चन वो कर रहे थे। सच में उस समय मैंने लगातार चैप्टर पढ़ाए, फिर मानव जनन पढ़ा दिया आपका, फिर जनन स्वास्थ्य पढ़ाया, उसके बाद वंशागति का आणविक वो वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत पढ़ाया। फिर वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत अभी खत्म हुआ 1 महीने पहले, फिर उसके बाद वंशागति का आणविक आधार चला, और उसके बाद से सच में टाइम नहीं मिलता है। मैं आप सभी लोगों को सच में माफी मांगता हूँ। ठीक है, जो क्लासेस कम आती हैं, क्लासेस आपकी लेट आती हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से सच में माफी मांगता हूँ। कुछ कहीं पर बिजी होने की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, और जितना मेरे से अभी को हो सकता है, जितनी क्लासेस जा सकते हैं उतनी क्लासेस में लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ठीक है ना। और पहले जैसे आपकी क्लासेस नहीं आती उसके लिए माफी चाहते हैं। जितनी क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो सभी क्लासेस आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट है, क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पर 150 से 200 वीडियोस पड़े हुए हैं सिर्फ आपके क्लास 12 के। ठीक है, तो आप अभी को उनको रिवीजन करिए और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, डुअल फर्टिलाइजेशन समझ में आया? क्लियर है एक बार? सभी लोग क्लियर है एक बार बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवृत्त बीजी, है ना, अनावृत्त की बात नहीं कर रहा, आवृत्त बीजी कर रहा है। ठीक है, कि एक आवृत्त बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए। एक आवृत्त बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। जहां नर और मादा युग्मकोद्भिद का, नर और मादा युग्मकों का विकास होता है। कहां पर होता है? तो हमें पता है कहां पर, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, कहां कहां होते हैं देखते हैं कि एक आवृत्त बीजी पुष्प में नर युग्मकोद्भिद का विकास परागकोश के परागपुटी में होता है। ठीक है, एंथर में होता है, परागकोश होता है उसके अंदर, परागपुटी होती है उसके अंदर होता है, तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास बीजांड के बीजांड काय में होता है। कहां होता है? बीजांड के बीजांड काय में होता है। ठीक, समझ आया ना? समझ आया ना? बीजांड काय, ये वाला स्ट्रक्चर देखे हो कि नहीं? ये वाला अभी जो बनाया, ये वाला अपना बीजांड ही तो है, और इसी के अंदर जो संरचना है ये है अपना बीजांड। इसी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसी को बोलते हैं बीजांड काय। ठीक है, डन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंतर बताइए क्या होता है, और इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार की कोशिका विभाजन संपन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कोशिका विभाजन को समझना। ठीक है, क्योंकि सच में ये बहुत डिफिकल्ट है।
लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में सेल डिवीजन को समझना, मुझे यकीन है कि आप लोग वीडियोस को बहुत अच्छे से देखे हैं, तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और देखने के बाद अभी क्लियर नहीं है, उसको जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, चाहे इस एनसीईआरटी को आप कितनी बार घोल के पी लेना, ये जो आपकी एनसीईआरटी है इसको कितनी बार आप याद कर लेंगे, नहीं याद होगा, वादा वादा करता हूं मैं। ठीक है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं याद होगा। ठीक है, चलो के बाद है कि इन दोनों घटनाओं के जो है अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। इनके अंत में जो संरचना बनती है उसका भी नाम पूछ रहा है ना, फंसा रहा अपने को। पहला क्वेश्चन है, पहली तरफ हम लिखते हैं लघु बीजाणुधानी और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, तो पहली तरफ अपन लोगों ने क्या लिखा, लघु बीजाणुधानी, और दूसरी तरफ क्या लिखा, गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, चलो तो लघु बीजाणुधानी को हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, किसको, लघु बीजाणुधानी। देखते हैं यहाँ पे लघु बीजाणुधानी क्या होता है कि यह बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा समझ रहे हो ना, बाहर वाली त्वचा, बाह्य त्वचा मध्य स्तर तथा टैपिटम से घिरी रहती है। लघु बीजाणुधानी किससे घिरी रहती है, बाह्य त्वचा, मध्य स्तर और टैपिटम। ठीक है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और टैपिटम से घिरी रहती है कौन, लघु बीजाणुधानी आपकी। यहां तक क्लियर। अब देखो ये किससे घिरी रहती है, गुरु बीजाणुधानी किससे घिरी रहती है, ये घिरी रहती है, ये बाह्य त्वचा बाह्य अध्यावरण से घिरी रहती है। ठीक है, तो ये बाह्य इसके बीच में अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य और अंतः अध्यावरण से घिरा रहता है कौन, आपका गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधारी आपका मादा भाग होता है पुष्प का, और लघु बीजाणुधानी पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। इसके बाद देखो दूसरा क्या है, परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। परागकण मात्र कोशिका से क्या होते हैं, सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, किसमें, लघु बीजाणुधानी में, क्योंकि नर भाग है, जाहिर से बात है परागकण बनाएगा। क्या बनाएगा, नर भाग है तो परागकण ही बनाएगा ना, और थोड़े ना कुछ बनाएगा। इसके बाद जो गुरु बीजाणुधानी है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु क्या है, आपके मादा युग्मक है। क्लियर है। अब देखो बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। परागकोश के जो चारों कोने होते हैं आपके उधर विकसित होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके लघु बीजाणुधानी है। ये जो मेगा स्पोर होते हैं, जो मेगा स्पोर बनते हैं, जो अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर विकसित होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो कि सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से अनेक परागकणों का निर्माण होता है। याद रखना, जो हमको बीजाणु बने उन बीजाणुओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और उसी अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी कि परागकण बनते हैं। ठीक है, उसी अर्धसूत्री विभाजन से। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, इधर देखो क्या होता है कि पराग कोशिका के स्फुटन पर, स्फुटन मतलब फट जाना। ठीक है, तो पराग कोशिका के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। विमुक्त मतलब परागकण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, पराग कोशिका थी ये, फटी, परागकण ऐसे बाहर निकल गए, ऐसे निकल गए। ठीक है, और परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, ये होते नहीं है, बनाते हैं। ठीक है, 2 नर युग्मक बनते हैं ना, 2 नर युग्मक। और गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक बनता है, जो मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। समझ रहे हो, गुरु बीजाणु जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद उसमें एम्ब्रियो सैक बनता है, भ्रूणकोश बनता है। समझना, एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म दोनों में अंतर है। एक होता है बच्चे भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का मतलब होता है एम्ब्रियो को खाना देने वाला, पोषण देने वाला। ठीक है, और कोष का मतलब होता है कोष, है ना, उसका घर पूरा बनाता है। ठीक है, ये क्लियर करना। चलो भैया।
चलिए यहां पे क्या है, इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो घटनाएं घटती हैं इनमें आपका अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। क्या होता है आपका? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो आपका लघु बीजाणु जनन होता है, इसके अंत में लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं, तथा गुरु बीजाणु जनन के अंत में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं भाई, है ना? बताइए, क्लियर है ना? डन, बोलिए। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, हाँ 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो एक क्या होती है वो एम्ब्रियो सैक बनाने लगता है ना? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना? यानी कि इनका सही विकासी क्रम क्या है, कैसे ये सही तरीके से विकास करते, इस क्रम को देख रहा है। क्रम का ये तो मैंने उत्तर को इधर छाप दिया है ना? पहला है परागकण, परागकण से बीजाणु बनता है क्या? ये क्रम आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास होता है बीजाणुजन ऊतक, ठीक है? बीजाणुजन ऊतक जो होता है उसमें डिवीजन होता है, उसके फलस्वरूप पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। अब वो पराग मात्र कोशिका क्या बनाती है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती। पराग मात्र कोशिका ही लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कर रही थी, समझ रहे हो? उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क क्या करता है, पराग कण का निर्माण करता है। किसका? पराग कण, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण करता है। और यही परागकण क्या करते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये इसका आपका सही क्रम हो गया ना? सही क्रम हो गया ना? बताओ, डन। चलो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन था, है ना? देखो छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे दे देता है कभी कभी। ये कि एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए, है ना? एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे है। ये कौन से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी के हैं, है ना? अब समझ लो भैया ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना? समझ लो बोर्ड एग्जाम में तो इनको आना ही आना है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, कोई शक, एक भी % का शक नहीं है। देखो ये क्या है अपना, ये आपका बीजांड है, ठीक है? आवृत्त बीजी बीजांड है, ठीक है? इस बीजांड का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको अपन लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? तो अपन लोग बोलते हैं हाइलम, ठीक है? जो जिस बीजांड व्रंत जहां से टिका रहता है उसको बोलते हैं फेनिकल, ठीक है? फेनिकल बोलते हैं। फिर यहां पर ये अपना बीजांड द्वार है जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करते हैं। ये बीजांड उल्टा बना हुआ है, ठीक है? हम लोग कैसे बीजांड बना देते हैं, हम लोग इस बीजांड को ऐसे बना देते हैं। ये देखो ज्यादा हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? ये बीजांड हमने बना दिया भैया इसको। ये इसमें क्या बना हुआ है, इसमें ये बीजांड उल्टा बना हुआ है, ठीक है? ये जो नीचे वाला अपना भाग है इसी भाग को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, है ना? क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। अब बीजांड के थोड़ा सा ऊपर ये साइड वाला जो भाग देखते हैं इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइलम। यहां पर देखा, इसके बाद ये जो पॉइंट है ये क्या है अपना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, बीजांड द्वार, ठीक है? क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हमने बोला बीजांड द्वार, ठीक है? ये यहाँ पे देखो जैसे बीजांड द्वार दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है? बीजांड द्वार के अंदर घुसेंगे तो बीजांड द्वारी सिरा देखने को मिलेगा, और इसके बाहर यहां पर ये आपको देखने को मिला क्या, बाह्य अध्यावरण। इधर देखते, ये वाला देख लेते, ये है आपका बाह्य अध्यावरण, और ये अंदर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, ठीक है? इसके अंदर यहां पर जो जगह दिख रही है हमको, इस जगह को बोलते हैं बच्चे बीजांड काय। क्या बोलते हैं?
इस जगह को बोलते हैं बीजांडकाय। ठीक है, और इसी बीजांडकाय के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसी को बोलते हैं अपन लोग भ्रूण कोश। भ्रूण कोश बोलते हैं, भ्रूण कोश। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो सैक, क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है अपना, ये भ्रूण कोश है। ठीक है, और भ्रूण कोश के बाहर क्या है, ये बाहर वाला जो भाग है वो बीजांडकाय है। क्या है, बीजांडकाय है। फिर इस बीजांडकाय के ये जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं जो है निभागी सिरा, है ना, चलाजा करके बोलते हैं, चलाजा, चलाजा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है, इधर की तरफ एंटीपोडल सेल रहती हैं। ठीक है, ये हुआ आपका कैलोज सिरा या फिर निभागी सिरा, है ना, ये भाग होता है निभाग, इसका भाग होता है निभाग का, निभाग। डन, बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और मुझे पता है आप लोग को क्लियर भी है। ठीक है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं, कि हमने थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कर। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का जो एक बीजाणु होता है, उसका विकास होता है, उससे आप क्या समझते हैं। ये तो क्वेश्चन दे दिया, इसको आंसर आपको बताना पड़ेगा कि गुरु बीजाणु जनन के फल स्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क, यानी कि गुरु बीजाणु जो टेट्रॉड बनते हैं, इनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, मैंने आपको बताया नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है, केवल एक सक्रिय है, जो मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है। जब गुरु बीजाणु चतुष्क बनते हैं तो उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय होता है जो मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार सूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 8 केंद्रक। ठीक है, एक केंद्रक था, 3 बार सूत्री विभाजन हुआ, जिससे 8 केंद्रक बन गए। प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं, और भ्रूण कोश के बीजांडद्वारी ध्रुव पर स्थित चारों केंद्रक में से 3 केंद्रक कोशिकाएं अंड उपकरण यानी कि एग ऑपरेटस, ठीक है, एग ऑपरेटस बनाते हैं, जबकि निभागी सिरे पर, निभाग की तरफ, ऊपर की तरफ 4 केंद्रक चले जाते हैं। कितने, 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक एंटीपोडल सेल के रूप में वहीं रहते हैं, बाकी एक केंद्रक नीचे की तरफ आ जाता है। 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल कहलाते हैं, और दोनों ध्रुवों से आए हुए एक एक केंद्रक केंद्रकीय कोशिका। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, जिसको क्या बोलते हैं, इसको तो अपन ने बोला पोलर, पोलर न्यूक्लियाई में संयोजन के द्वारा, संयोजन होता है, उसके द्वारा ये ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इसका पोलर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होती है, अतः इसलिए इसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ ये एक ही, क्या है, सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से स्थित हुई है, विकसित हुई है। बाकी जो तीनों गुरु बीजाणु थे वो क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, वो चल बसे, खराब हो गए हैं। ठीक है, डन, बताओ भाई, इतना तो थ्योरी समझ में आनी चाहिए, इतना तो पता होना ही चाहिए। क्यों सर, है ना, जैसे कि हमारे धर्मेंद्र सर को सब पता ही चल गया, आप जानते ही हैं। आएंगे आप भी, बच्चे आपको बहुत दिन से याद कर रहे थे कि धर्मेंद्र सर आएंगे और एक शायरी सुनाएंगे बिल्कुल जबरदस्त। धर्मेंद्र सर अभी तुम लोग से गुस्सा है कह रहे थे, इसलिए गुस्सा है ये तो नहीं कह रहे, लेकिन मैं कह रहा गुस्सा इसलिए क्योंकि आप लोग शेयर नहीं किए ना अभी तक चलिए, आवाज सभी को क्लियर ही होगी।
डन। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा, एक स्पष्ट और साफ सुथरे चित्र के द्वारा एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के, ठीक है, सॉरी ये पेन हमारा गिर गया था, माफी मांगते हैं पेन आपसे, फिसल गया, मेरे हाथ से फिसल गया। 7 केंद्रकीय तथा 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, केंद्रकीय, और ये कोशिकीय, देखो ये 7 कोशिका पाई जाती हैं इसके अंदर और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। बोलोगे भैया 7 कोशिका है तो 7 ही केंद्रक रहने चाहिए ना। एक्चुअली ये जो आपकी ध्रुवीय कोशिका है ना, ध्रुवीय कोशिका, इसको बोलते हैं केंद्रिकीय कोशिका, ठीक है। ये जो ध्रुवीय कोशिका ये अपने आप को बोलती है कि हमारे पास केंद्रक तो 2 हैं लेकिन हम सिर्फ एक कोशिका हैं। केंद्रक तो 2 हैं, हम सिर्फ एक हैं। कहते हैं ना कि हम हैं और हम तुम दोनों मिल जाएं तो एक हो जाए, है ना। 2 लोग मिल गए, 2 लोग मिल गए, मिल के क्या हुए, एक हो गए, है ना। तो इसी तरह ये ध्रुवीय कोशिका 2 होती हैं, ठीक है, लेकिन ये एक हो जाती हैं। कैसे हो जाती, एक हो जाती हैं। जैसे मैं मिल जाऊं और वो मिल जाए मेरे को तो हम दोनों एक हो जाए, इसी तरह ये भी एक हो जाती हैं, ठीक है। देखो इधर क्रियाशील गुरु बीजाणु से क्रियाशील गुरु बीजाणु के, ये 2 बार टाइप हो गया, सॉरी, ठीक है। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की बनाते हैं, ठीक है, जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। तो क्या करते हैं वो 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकीय और तत्पश्चात 8 केंद्रकीय, 8 केंद्रक मतलब 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश की संरचना कर देते हैं ये, और अभी तक जीव द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। अभी तक क्या होता है, जो जीव द्रव्य का विभाजन होता है, जो प्रोटोप्लाज्म का विभाजन होता है, वो अभी तक हुआ ही नहीं। जब वो नहीं हुआ तो क्या होता है, जब वो नहीं हुआ तो अब कोशिका भित्ति, अब जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब दीवाल, अब भित्ति कोशिका मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के संगठन का स्वरूप लेती है, वो भित्ति भी बदलने लगती है, ठीक है। क्या होता है कि 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिका से घिरी रहती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहती हैं। जो शेष बचती हैं, शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाती हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिका में स्थित रहती हैं, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर है। ये है इसका इमेज, इमेज बनाने को दिया है। हाँ तो इमेज यहां पर देखो, बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ, जो बीजांड द्वारी सिरा होता है, बीजांड द्वारी सिरा मतलब समझ रहे हो ना। देखो ध्यान से देखना, इसको मैं और छोटा कर देता और फिर बड़ा सा इमेज आप लोग के लिए बना देता। चलो यहां पे देखिएगा अभी को, अभी संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये आपका बीजांड द्वार है। क्या है, ये आपका बीजांड द्वार है। अब हमने क्या देखा, हम यहां पे हमने क्या देखा कि हमको नीचे बड़े केंद्र की कोशिकाओं के रूप में स्थित होते हैं कौन कौन से केंद्रक, ठीक है। यहां पर हमको 2 कोशिका उपस्थित होती हैं, 2 कोशिका, ये देखो 1 और 2, इन दोनों कोशिका को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। और इन्हीं सहायक कोशिका के ऊपर
एक कोशिका और उपस्थित होती है, उस कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका, है ना। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। और ये जो आपके बीच में क्या है, बीच में दो केंद्रक आ जाते हैं, ठीक है, बीच में दो केंद्रक आते हैं, इनको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक। क्या बोलते हैं? को बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक। और ऊपर की तरफ क्या होते हैं? ऊपर की तरफ तीन सेल रहती हैं, ठीक है, तीन सेल, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यासांत। क्या बोलते हैं? प्रति व्यासांत, ठीक है। इंग्लिश से भाई लिख लो, इसको बोलते हैं एंटी पोडल सेल, ठीक है। तो एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका, छह कोशिका, सात कोशिका, आठ कोशिका। टोटल इसमें कितनी कोशिका हैं बताओ? आठ कोशिका है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखने को मिला? आठ कोशिका, ठीक है। अभी देखो, बीजांड द्वारी सिरे पर तीन कोशिकाएं एक साथ समूहित होकर अंड उपकरण, ये जो नीचे यहां पर बना है, इस संरचना को बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं अंड उपकरण, एग ऑपरेटस, ठीक है। इस पूरे संरचना को अपन ने क्या बोला? एग ऑपरेटस बोला, ठीक है। अंड उपकरण बोला, क्या बोला? अंड उपकरण बोला, ठीक है। अंड समुच्चय का निर्माण करती है। इस अंड उपकरण के अंतर्गत दो सहायक कोशिका, ये है सहायक कोशिका जिसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल। अंड कोशिका को बोलते हैं बच्चे एग सेल, ठीक है, एग सेल, अंड कोशिका। दो सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका निहित रहती है। निहित मतलब उसमें एक अंड कोशिका होती है और उसकी रक्षा करने के लिए दो सहायक कोशिका, है ना। बताओ, जैसे जो लड़के होते हैं वो अकेले चलते हैं तो दो लोग को साथ में ले लेते हैं ना, एक इस साइड रहता है, एक इस साइड रहता है, रक्षा करता है उनका, ठीक है। मेरे भी दो साइड है, मेरे मेरा एक दोस्त इस साइड रहता है, मेरा मैनेजर, और एक दोस्त इस साइड रहता है, दोनों लोग ऐसे चलते, मैं आगे जाके चलता रहता हूँ, वो लोग मेरे साथ साथ चलते रहते, हाँ भाई चल, है ना। इधर देखो, तीन अन्य कोशिकाएं, अब तुम लोग सोचोगे मैं उनका नाम बता दूंगा, फिर तुम लोग वीडियोस बना लोगे उसके पास सेंड कर दोगे, तो मैं ये गलती नहीं करूंगा। बाकी मेरे दो पक्के वाले दोस्त हैं ही हैं वो, ठीक है। चलो इधर देखो, इस प्रकार से, इस प्रकार एक मादा युग्मकोद्भिद परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लीकृत, वस्तुतः 7 कोशिकी होता है। देखो, ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, ध्यान से समझना, ये जो ध्रुवीय केंद्रक हमको यहां पर देखने को मिले, क्या देखने को मिले? ध्रुवीय केंद्रक। ये ध्रुवीय केंद्रक दोनों मिल करके बोलते हैं कि हम ध्रुवीय केंद्रक तो हैं। हमने बोला हाँ भाई तुम हो, तुम्हें कहने वाली क्या बात है, तुम तो हो ही ना, तुम दोनों ध्रुवीय केंद्रक हो, दो केंद्रक तुम्हारे पास है, तुम ध्रुवीय केंद्रक हो भाई, ठीक है। बोले हम ध्रुव में रहते हैं, हम दो केंद्रक हैं, दोनों लोग रहते हैं। मैंने बोला ठीक है। बोले लेकिन हम एक कोशिका हैं, हैं? मैंने बोला ये कैसे बोल दिया भाई? बोले हम एक कोशिका हैं और उस कोशिका का नाम इन्होंने दिया केंद्रीय कोशिका। बोले सुनो, हम दो लोग तो हैं लेकिन दो लोग गिने नहीं जाएंगे, गिने सिर्फ एक ही लोग जाएंगे। कोशिका में केंद्रक एक होता है लेकिन इन लोग के पास केंद्रक दो हैं। कितने हैं? केंद्रक आपके दो हैं, गिने नहीं जाएंगे बोले हम। मैंने बोला भाई ठीक है मत गिनो, तो हमने इनको गिन लिया, एक दो तीन चार पांच छह, इसको एक गिन लिया, सात। तो हमने, इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, हमने कोशिका तो गिना आठ, कोशिका तो गिना आठ, लेकिन जब हमने केंद्रक गिना, कोशिका एक तीन तीन छह सात, सात कोशिका होगी बच्चे। कोशिका तो हमने गिना सात, हमने कोशिका गिना तो सात कोशिका मिली, और जब केंद्रक गिने तो आठ मिल गए, क्योंकि इस एक कोशिका पे यानी कि केंद्रीय कोशिका पे दो केंद्रक हैं, ठीक है। और केंद्रक गिना तो हमको आठ केंद्रक, ठीक है, आठ केंद्रक। कितने केंद्रक? आठ केंद्रक। बताइए, बोलिए एक बार, जल्दी से बताइए, ठीक है।
मुझे लगा वहां तुम मोबाइल चला रहे हो। कोई बात नहीं, सच में इधर को बहुत लाइट रहती है, ऐसे देखना पड़ता है। चलिए डन, यहां तक क्लियर है? बताइए ये क्वेश्चन आपका क्या था भैया, एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद को बनाइए। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद। क्या है? परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद। टाइम हो गया अपना, है ना? 4 बज गया भाई, मतलब मेरा टाइम हुआ है। चले बोलिए, ये यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? चलो देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्मील्य परागणी पुष्पों में क्या तात्पर्य है? क्या उन्मील्य अनु ये उन्मील्य है, ये आपका अनुमील्य। अनुमील्य पुष्पों में पर परागण संबंध संपन्न होता है। आप उत्तर सतर्क व्याख्या करें। ठीक है, आपने उत्तर की सतत व्याख्या करें। आपसे पूछ रहे कि आप इसकी सतत व्याख्या करें। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि वे पुष्प जिनके परागकोश, समझना, ऐसे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, यानी कि एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, अनावृत होते हैं, उन्मील्य परागणी पुष्प कहलाते हैं, जैसे वायोला और ऑक्सीलेसिस। ठीक है, ऑक्सीलेलिस। ठीक है, दूसरा देखो, अनुन्मील्य पुष्पों में पर परागण नहीं होता है। अब इसमें पर परागण होता ही नहीं, तो जो अनुन्मील्य पुष्प होते हैं ये अनावृत नहीं होते हैं, ये अनावृत होते हैं, ये अनावृत नहीं होते हैं, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होता है। इस प्रकार के पुष्पों के परागकोश तथा वर्तिकाग्र पास पास स्थित होते हैं। अब इनमें अनुन्मील्य पुष्पों में क्या होता है कि पुष्प पर परागण इसमें होगा ही नहीं, पर परागण नहीं होगा, कहीं बाहर से परागण नहीं आ पाएगा, तो इनके जो वर्तिकाग्र और परागकोश होते हैं वो दोनों पास पास स्थित हो जाते हैं। ठीक है, ताकि स्वपरागण हो जाए। परागकोश के स्फुटित होने पर परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण की क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो समझना, जो आपका अनुमील्य पुष्प है, अनुमील्य पुष्प में पर परागण नहीं होता। जब पर परागण नहीं होता, इस पुष्प की खास बात क्या होती है, इसके परागकण वर्तिकाग्र और परागकण बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पास पास, ताकि परागकोश फटे और परागकण यहां से उठ करके सीधे यहां पर आ जाएं, यानी कि इनमें स्वपरागण की क्रिया हो जाए। क्या हो जाए? इनमें स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाए। ठीक है, अब देखो नहीं आते, अतः अनुन्मील्य पुष्प स्वपरागण ही करते हैं। ठीक है, अतः ये जो पुष्प होते हैं ये आपके स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया ही करते हैं भाई। ठीक है, बताइए सभी को क्लियर है? एक बार सभी लोग बता दीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए, पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दीजिए। ठीक है, पुष्पों के द्वारा जो स्वपरागण होता है उसमें जो विकसित की गई जो कार्यनीति है, अभी जो विकसित है, उनका विवरण दीजिए, बताइए। ठीक है, तो पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित गई 2 कार्यनीति हैं, उनको हम लोग यहां पर। पहली कार्यनीति है बच्चे कि कुछ प्रजातियों में, ठीक है, कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्र ग्रहता समकालिक नहीं होता है। ठीक है, समकालिक मतलब समान काल में परागकण बन जाएं और समान उसी समय में जो वर्तिकाग्र है वो भी मेच्योर हो जाए। क्योंकि अगर वर्तिकाग्र जो होता है, जो वर्तिका वाला पोर्शन है, ठीक है, जो वर्तिकाग्र है वो नहीं मेच्योर हुआ तो परागकण उसके ऊपर आएगा, परागकण खराब हो जाएगा। ठीक है, जिससे स्वपरागण को रोका जा सकता है।
इससे हम स्वपरागण को रोक देते हैं अगर इसमें समकालिक ना हो तो, समान काल में ना हो तो। भाई साहब स्वपरागण मतलब क्या होता है? देखो देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से इधर देखो, इधर मेरे को देखो, ये है अभी को देखना, ये आपकी वर्तिकाग्र है। क्या है? यहाँ पे आगे कट गया होगा ना, ये आपकी वर्तिकाग्र है, ध्यान से देखना, वर्तिकाग्र है। और ये आपका क्या है? परागकोश है, परागकोश। जब ये परागकोश, स्वपरागण इसमें कब होगा? सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया इसमें कब होगी? सेल्फ पॉलिनेशन में तभी होगा जब एक साथ, एक साथ समझना, जब एक साथ क्या हो जाए, जब एक साथ जो है आपके, एक साथ डेवलप हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, जब एक साथ विकसित हो जाए, जब दोनों एक साथ विकसित हो जाएं, मेच्योर हो जाएं, जो स्वपरागण है, आपस में परागण तभी होगा ना जब दोनों एक साथ मेच्योर हों। अगर परागकोश मेच्योर हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं समकालिक। कुछ पुष्पों में समकालिक होता है, समकालिक मतलब एक समय में वो मेच्योर हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं एक महीने में ये वर्तिकाग्र भी मेच्योर हो गई और एक ही महीने में आपका पराग कोष, दोनों साथ साथ मेच्योर हो गए, दोनों साथ साथ मेच्योर हुए, तो परागकण यहाँ से, परागकण इस परागकोश से फटे निकले, यहाँ पर आए और परागण की क्रिया हो गई, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अगर अगर ये जो समकालिक है, अगर हम किसी तरह से इस समकालिक को रोक दें, ठीक है, जब हम इस समकालिक को रोक देंगे तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ये होगा कि अगर ये जो परागकोश है ये पहले ही मेच्योर हो जाए, आपका क्या हो जाए? परागकोश पहले मेच्योर हो जाए, वर्तिकाग्र मेच्योर ना हो, वर्तिकाग्र मेच्योर ही ना हो, परागकण इसके ऊपर आएगा, गिरेगा, कुछ होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, है ना? बताओ। ठीक है, बताइए। तो यही होता है आपका कि कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्र ग्रहता समकालिक नहीं होता है, जिससे स्वपरागण को रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा है कि कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों में, समझना, परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों में अविकसित होने के कारण पादप में जो है, पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आते और यह, इससे स्वपरागण को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। इससे सेल्फ पॉलिनेशन को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। ठीक, चलिए डन, आगे चलें, आगे चलें भाई। आप देखो अगला क्वेश्चन है अपना, त्रिसंलयन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। इसमें जो त्रिसंलयन होता है ना, ट्रिपल फ्यूजन, अभी शुरू में ही मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि हमारे पास एक नर युग्मक है और ये नर युग्मक क्या होता है, जो ध्रुवीय कोशिका होती हैं, जैसे जाकर के मिलता है, ध्रुवीय कोशिका से जाकर के मिलता है आपका ये 3n, 3n प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। क्या करता है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, ये निर्माण करता है, यही चीजें इसमें लिखी हुई हैं, देखो ध्यान से।
क्या है कि पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है। दोनों में से एक जाता है मादा केंद्रक से जाकर के मिलता है, तथा दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक यानी कि 2n से संयोजन करता है। ध्रुवीय केंद्रक 2n होती हैं, इनसे संयोजन करता है। द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं। इस द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से ही होते हैं और एक नर युग्मक का केंद्रक मिल गया। 2n प्लस n इक्वल टू 3n, ठीक है। तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। जब इससे संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो अंदर जो केंद्रक की संख्या हो जाती है वो 3 हो जाती है, ठीक है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। 3 केंद्रक यहां पर आपस में मिलते हैं, इसे अपन लोग ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं, बोलते हैं इसको कि ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3 बार त्रिसंलयन हो गया, ठीक है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है। कहां होती है? भ्रूण कोश के अंदर होती है, तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीयक केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। इस त्रिसंलयन में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो नर केंद्रक और द्वितीयक यानी कि ध्रुवीय केंद्रक सम्मिलित होते हैं, ठीक है। समझ आया यहां तक? क्या सम्मिलित होते हैं इसमें? ध्रुवीय केंद्रक, ये जो ध्रुवीय केंद्रक थे, और आपके ये जो है नर केंद्रक, दोनों संलयित होते हैं, फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं, और इसी को बोलते हैं त्रिसंलयन की क्रिया, ठीक है। तो आज अपन लोग 11 नंबर क्वेश्चन किए हैं, 11 नंबर तक पहुंचे हैं, और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन किए। नंबरिंग यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, नंबरिंग में थोड़ा सा गलती है, मैंने देखा है। और नंबरिंग के साथ साथ हमने बहुत चीजों को समझा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, चीजें आपको कैसी लगी, एक एक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।